देखिए प्यारे बच्चों, हमारे सामने हेलोल्केन हेलोरिंग्स में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका इस चैप्टर में कुछ रिएक्शन दे रखी हैं, जैसे कि मैं बात करूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। तो उन्हीं में से मैं जो आज की रिएक्शन डिस्कस करूंगा आपको के साथ, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, जिसको हम SN1 और SN2 की फॉर्म में जानते हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला पोर्शन है इस चैप्टर से। देखिए नाम से सबसे पहले देखिए ये कह क्या रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग अगर ये बात देखो न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है। आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, और आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब वो स्पीसीज होते थे जो जनरली न्यूक्लियस लिविंग होते थे। न्यूक्लियस लिविंग का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करते थे, और पॉजिटिव चार्ज को तो वही लाइक करेंगे जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो, जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो, या तो उनके पास लोन पेयर की फॉर्म में मेरा प्यारा बच्चा क्या प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही पॉजिटिव चार्ज पे क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करते हैं उनको हम लोग जानते हैं किस नाम से मेरा प्यारा बच्चा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इसी का उल्टा, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लिविंग होते हैं। मतलब जनरली ये जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ये जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे अटैक करते हैं। ये स्पीसीज जनरली वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये रिएक्शन बाद में आपके सामने आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ोगे। लेकिन आज का जो हमारे सामने टास्क है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। सीधी सी भाषा में जो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करें उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड में से हेलोजन को हटा देंगे, वो हेलोजन को रिप्लेस कर देंगे और खुद उसकी जगह पे आ जाएंगे। आप एक जनरल रिएक्शन यहां पर देखो, यहां से हेलोजन रिप्लेस हुआ, हेलोजन रिप्लेस होकर उसकी जगह पर क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल, और हेलोजन बाहर चला गया। तो सब्स्टिट्यूशन किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब मैं यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल यूज करूंगा, जैसे कि माना मैंने एक न्यूक्लियोफाइल यूज किया, फॉर एग्जांपल एक्वस केवेच रीजेंट जो है जो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा। यहां पर जो हम जनरली रीजेंट यूज करेंगे वो कौन सा है, एक्वस केवेच। एक्वस केवेच जब हम यूज करेंगे किसी भी अल्काइल हैलाइड में, किसी भी अल्काइल हैलाइड में जब मैं एक्वस केवेच यूज करूं, तो समझ जाना कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये एक्वस केवेच कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, OH-, और ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा हेलोजन को अल्काइल हैलाइड से। लेकिन क्या यही सर केवल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, नहीं। न्यूक्लियोफाइल तो कई सारे हो सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है OH-, जिसकी बात कर रहा था, ये हेलोजन को हटा के चलाया तो अल्कोहल बना दिया। रिएक्शन का तरीका देख लीजिए, ये जरूरी नहीं कि एक ही चैप्टर में पढ़ोगे। अभी ईथर में आओगे, नाइट्राइल वाले चैप्टर में आओगे, अमीन्स वाले चैप्टर में आओगे, तब भी सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल है एल्कोक्साइड। ये एल्कोक्साइड मतलब ALK का मतलब कितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, परपॉक्साइड, जितने कार्बन वाला होगा, तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल ही है। साइनाइड ग्रुप देखो, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। यहाँ पर अमोनिया मैंने बताया था ना था, किसके पास देखो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। इसलिए ये तो दिमाग से निकाल दो कि न्यूक्लियोफाइल का काम केवल OH- करेगा, ऐसा नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में जनरली जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया गया है वो एक्वस केवेच रीजेंट में एक्वस केवेच रीजेंट की मदद से OH- बनाकर वो न्यूक्लियोफाइल का यूज किया है। अब एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि कुछ न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लिविंग, जिन पे निगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होता है, वो एल्काइल हैलाइड के हेलोजन को रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उस रिएक्शन को हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक मैं सिंपल छोटे से एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे माना मेरे सामने एक एग्जांपल लिखा है CH3Br। अब मैंने CH3Br लिख दिया, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमोमिथेन। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्रोमोमिथेन पढ़ रहे हैं। अब इस ब्रोमोमिथेन के अंदर हमने क्या डाल दिया, इस ब्रोमोमिथेन के अंदर हमने एक्वस केएच डाल दिया। जैसे ब्रोमोमिथेन के अंदर एक्वस केएच डाला, तो जो एक्वस केएच होगा इसका जो न्यूक्लियोफाइल है OH-, ये OH- इस Br को क्या कर देगा मेरा प्यारा बच्चा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहां से Br हटेगा और Br हट के उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहां से Br हटेगा और Br हट के उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और जो बाकी बाई प्रोडक्ट बचेगा वो KBr आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है।
तो सिंपल सी रिएक्शन है, कोई बहुत कठिन, बहुत कोई हवा या कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। अब क्वेश्चन में चाहे जैसा बना के दे दूं, माना मैं कोई एक क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, CH3 मैं यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे बना दूं, ठीक, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब 2 क्लोरोप्रोपेन में माना कोई रीजन डाल दे एक्वस KOH, तो याद आना चाहिए। देखिए जनरल रिएक्शन तो तुम 10 से याद करते आए हो कि एसिड प्लस बेस क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। तो जनरल वे में तो याद करना पड़ेगा कि किसी भी एल्काइल हैलाइड में जब एक्वस KOH डालते हैं तो OH हैलोजन को हटा देता है। तो रिएक्शन में तो केवल इतना ही याद करना है ना कि OH जो होगा वो हैलोजन को हटा देगा। अब OH जब हैलोजन को हटा देगा तो हैलोजन हट गया, और हैलोजन जब हटा तो उसकी जगह पर क्या आ गया मेरा प्यारा बच्चा, OH आ गया। हैलोजन हटा, उसकी जगह पर OH आ गया, और आपका बाकी जो बाई प्रोडक्ट था वो KCl बन गया। आप किसी भी तरीके से कोई भी कुछ भी रिएक्शन लिखा हो, आपके सामने माना कोई रिएक्शन लिखा है, यहाँ पर कोई हैलोजन हमने लगा दिया, माना आयोडोबेंजीन, इसमें एक्वस KOH किसी ने डाला और कोई पूछा कि एक्वस KOH डाल दिया तो इसमें यहाँ पर हैलोजन हटेगा और हैलोजन हटके उसकी जगह पर OH आ जाएगा, बात खत्म। रिएक्शन का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, एक सिंपल सा फॉर्मेट आप अपने दिमाग में बैठाइए, हैलोजन हटता है और उसकी जगह पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पर एक्वस KOH के केस में OH माइनस, वो OH माइनस आई की जगह पर या हैलोजन की जगह पर जो भी क्लोरीन ब्रोमीन है उसकी जगह पर आ जाता है, सीधा सा टास्क है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो कठिन है ही नहीं, इससे आसान क्या मिलेगा, हैलोजन हटाओ और OH जोड़ दो, खत्म, आपका प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन अगर मैं इसी में देखूं रिएक्टिविटी पे कि भाई जो देखिए जो ग्रुप बाहर छोड़ के जा रहा है, जैसे ये ग्रुप बाहर निकल रहा है, ये ग्रुप बाहर जाएगा, ठीक, ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ये ग्रुप बाहर निकलेगा, तो जो ग्रुप बाहर निकलते हैं उन ग्रुप को हम नाम देते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं लीविंग ग्रुप। मतलब यहां पर जो हैलोजन होते हैं ये लीविंग ग्रुप का काम करते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये अटैकिंग रीजन का काम करता है, ये अटैक करता है, ये अटैकिंग रीजन का काम करेगा। तो अब अगर तुम यहां पर देखो, मैं सब फ्लोरीन हटाना आसान है, ब्रोमीन हटाना आसान है, आयोडीन हटाना आसान है, क्लोरीन हटाना आसान है, तो आप साइज के बेसिस पे देखो तो लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर है, कौन कितनी आसानी से डिपार्ट होगा, कौन कितनी आसानी से रिमूव होगा, तो जितना कोई बड़ा साइज है, भाई कोई बल्कियर ग्रुप होता है, जितना बड़ा होता है बॉन्ड, जैसे देखिए आपने ये पढ़ रखा होगा हमेशा कि जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा करते चले जाओ, बॉन्ड बड़ा नहीं मतलब जो एटम का साइज बड़ा करते चले जाओ, तो उससे बॉन्ड लेंथ बढ़ती थी, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, दो एटम के बीच की, ठीक, इक्विलिब्रियम पर जो हो, और उससे बॉन्ड कमजोर होता था। तो जितना बड़ा आपका सामने स्पीसीज होगा, साइड एटम होगा, बॉन्ड उतना कमजोर होगा। इसीलिए अगर देखा जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें से कौन सा सबसे पहले रिमूव हो जाएगा, तो सबसे पहले आयोडीन रिमूव होना पसंद करेगा, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, इसलिए लिविंग ग्रुप में सबसे अच्छा काम कौन करेगा, ये काम करेगा। तो अगर माना कोई दो क्वेश्चन दे दे, अगर जैसे मैंने अभी यही एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में आयोडीन लगा दिया और इसी क्वेश्चन में हमने लगा दिया माना क्लोरीन, और कोई पूछे इसे नाम दे दे फर्स्ट, इसे नाम दे दे सेकंड, कोई कहे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें फास्ट होगा, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा, इस वाले में। क्यों इस वाले में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा, क्योंकि इसमें आयोडीन का साइज बड़ा है, तो ये जल्दी हट जाएगा, जल्दी हटेगा तो यहाँ पर बाकी OH माइनस जो होगा वो जल्दी आकर अटैच होगा, इसलिए आप इसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है। जितना बड़ा लिविंग ग्रुप का साइज उतनी ही जल्दी वो रिमूव होगा, और जितनी जल्दी वो मेरा प्यारा बच्चा रिमूव होगा उतना ही अच्छा वो लिविंग ग्रुप का काम करेगा, ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए यहां तक की बात आपको समझ में अगर आ गई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक, तो मैं इसके आगे थोड़ा बढ़ता हूं। ये तो बात समझ में आ गया कि भैया हैलोजन हटेगा और हैलोजन हटके न्यूक्लियोफाइल आएगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है हैलोजन हटा के न्यूक्लियोफाइल लाने का, हैलोजन को रिप्लेस करने का, सब्स्टिट्यूट करने की जो प्रोसेस है, इसको दो तरीके हैं, जिन दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीके को बोलते हैं SN1 रिएक्शन, एक को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम SN1 मैकेनिज्म पे चलते हैं, और या तो SN2 मैकेनिज्म ले लीजिए जो आपको सही लगे। देखिए काम करने के तरीके सब अलग अलग लोग तरीके से काम करते हैं, माना कोई मेडिसिन भी है, वो मेडिसिन भी अपना अलग तरीके से काम करती है। तो यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके का हो गया, एक SN1 रिएक्शन के तौर पे और एक SN2 रिएक्शन के तौर पे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर SN2 पढ़ते हैं। अगर आप SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हो तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, 2 का मतलब बाई मालिकुलर, 2 का मतलब बाई मालिकुलर, और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए मैं SN2 रिएक्शन को क्या कह सकता हूं, मैं SN2 रिएक्शन को पढ़ सकता हूं बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अभी आप मैकेनिज्म देख लीजिए, फिर लास्ट में मैं दोनों मैकेनिज्म के बीच में डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब ये जो बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पहले इसके मैकेनिज्म को समझ लीजिए, ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म को समझिए। जैसे ये एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड सर ऐसा, ये एक्चुअली आप ऐसे समझ लीजिए, माना ये लिखा है CH3CH2, कोई हेलोजन लगा दो आप। अब यहां पर ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही है। क्यों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है? क्योंकि जिस हेलोजन जिस कार्बन पर लगा है वो एक ही से जुड़ा है। इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इसको आर के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया, देखो यहाँ पर आर बनाया गया इसको। ये देखिए इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन जो इसी प्लेन में है और एक हाइड्रोजन जो प्लेन के इनसाइड है और ये आउटसाइड है। ये बॉन्ड का प्रेजेंटेशन सीखा होगा। ये जो बॉन्ड होता है डैश डैश करके, ये मतलब इनसाइड द बोर्ड, और जो सॉलिड वेज में होता है वो तुम्हारी तरफ निकला होता है बॉन्ड। तो ये 3D में प्रेजेंटेशन है। तो इसमें होता क्या है कि भाई तुम अगर रिएक्शन देखो, एक बार रिएक्शन देखो, ऑब्जर्व करो, रिएक्शन तुम अगर देखो तो जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसने अटैक किया कार्बन पे जहां पर उसको अटैच होना है। उसी समय एट दैट टाइम, मतलब बिना किसी देरी के, उसी समय जो ग्रुप को बाहर निकलना है वो निकल भी रहा होता है। मतलब ये जो प्रोसेस है SN2 मैकेनिज्म जो है वो सिंगल स्टेप में होता है। ये चीज याद रखिएगा, अभी आगे चल के आगे काम आएगा। ये कैसे होता है? ये सिंगल स्टेप में होता है। सिंगल स्टेप का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्ट जुड़ रहा होता है और जो ये हेलोजन है वो निकल रहा होता है। लेकिन बीच में कुछ समय के लिए एक ट्रांजिशन स्टेज बनती है। सर ट्रांजिशन स्टेज क्या कोई कंपाउंड बन गया ना? ये ट्रांजिशन स्टेज बस एक बीच की स्टेज है। आप ऐसे समझो, जैसे आपको मैंने कई बार एग्जांपल दिया भी होगा कि माना आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी बनने से पहले क्या होता है, एक बीच की स्टेज आती है जहां पर वो ना तो पूरी तरीके से अभी उसके इंग्रेडिएंट का काम कर रहा है, ना पूरी तरीके से सब्जी बनी है, दोनों का मिक्सिंग है। मसाले का टेस्ट अलग है, थोड़ा थोड़ा सब्जी जैसा भी लग रहा है फीलिंग। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेज है, ये एक ऐसी मिड स्टेज है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टी लगभग लगभग आने लग जाती है। ट्रांजिशन स्टेज एक हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। ये अनस्टेबल है, इमेजिनरी कंडीशन है, रियल एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं होता है। तो जो ट्रांजिशन स्टेज मेरा प्यारा बच्चा बन रहा है, इसमें तुम खुद देखो कि कार्बन पे 5 बॉन्ड है। 5 बॉन्ड का मतलब तो कार्बन की तो वैलेंसी 4 ही होती है। इसका मतलब ये कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। इसमें लिविंग ग्रुप बस निकल रहा है और ये जुड़ रहा है, इस चीज का प्रेजेंटेशन कर रहा है। अब जैसे ट्रांजिशन स्टेज बनी, तुरंत इसको स्टेप नहीं मानेंगे, 2 स्टेप नहीं मानेंगे, बस ये कुछ समय के लिए बना है। अब यहां पर देखिए लिविंग ग्रुप चला गया, ये हेलोजन निकल के चला गया, ये निकल गया और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। लेकिन इसमें एक काम हुआ एक्स्ट्रा, तुम देखो एक काम क्या एक्स्ट्रा हुआ है, इसमें जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो गया प्यारा। कन्फिग्रेशन का मतलब क्या सर? कन्फिग्रेशन चेंज हो गया, ये क्या है? कन्फिग्रेशन का मतलब देखिए, जब न्यूक्लियोफाइल आया था तो न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज था ना, था ना निगेटिव चार्ज, तभी तो न्यूक्लियोफाइल है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करेगा। और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड भी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनते हैं। तो इन बॉन्ड के ऊपर भी मेरा प्यारा बच्चा क्या है? निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपल कर रहा है। जब ये इसकी तरफ अप्रोच किया तो इनको जब रिपल्सन महसूस हुआ तो ये अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लिए। ओरिएंटेशन चेंज करने पे देखिए कुछ इस तरीके से सिचुएशन आ गई, ऐसे जैसे आप लोग देखते नहीं हो कभी कभी कि जब माना बरसात हो रही हो और हवा भी चल रही हो, तो माना आपका छाता कभी ऐसे है तो छाता कभी कभी रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है छाता। भाई आप छाता संभाल ही नहीं पा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, फिर वो अचानक मुड़ गया, फिर उसको बैठ के तुम सीधा कर रहे हो। तो वैसा ही कुछ इन्वर्जन हो रहा है। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वॉल्डन, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं किस नाम से? वॉल्डन इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। वॉल्डन इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मतलब अगर तुमको आगे चल के ये समझना हो, मैं तुमसे आगे चल के ये बोलूंगा कि SN2 में इन्वर्जन होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इन्वर्जन का क्या मतलब है। इन्वर्जन का मतलब है कि इनका जो बॉन्ड का जो कन्फिग्रेशन है, जो इनका स्पेशियल ओरिएंटेशन है, ये स्पेशियल ओरिएंटेशन इनका चेंज हो जाता है। स्पेशल नहीं, स्पेशियल मतलब स्पेस में जो बॉन्ड का ओरिएंटेशन है ये बदल जाता है। आप इसको थोड़ा सा इधर से विजुलाइज करो, शायद समझ में आ रहा है। देखो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने जाएगा तो देखिए ओरिएंटेशन बदल गया। ये पहले ओरिएंटेशन इस तरफ था, ये जैसे अटैक करता है तो देखिए ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से दूसरी साइड में चेंज हो जाता है और लिविंग ग्रुप बाद में चला जाएगा। तो ये जरूर याद रखना कि SN2 सिंगल स्टेप में होता है। सिंगल स्टेप का मतलब लिविंग ग्रुप निकल रहा है, अटैकिंग रीजन अटैक कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेज बनी और तुरंत लिविंग ग्रुप चला गया, अटैकिंग रीजन जुड़ गया, एक ही स्टेप माना जाएगा इसे। लिविंग ग्रुप निकला, अटैकिंग रीजन जुड़ गया,
इसमें क्या हुआ कि कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है, मतलब इसमें इन्वर्जन अकर करता है। SN2 रिएक्शन जो होता है, और बातें मैं बता दूं, SN2 रिएक्शन जो होता है ये बाई मालिकुलर है। ये क्या है? बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पर बाई का मतलब क्या है कि एक्चुअली में इसका जो बाई मालिकुलर का मतलब है कि यहां पर जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कितना होता है? 2। जिन लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो उनको पता होगा कि जो रेट होता है, रेट इस रिएक्शन के केस में कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों के, मतलब जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट कहो या सबस्ट्रेट, यहां रिएक्टेंट बोलो, कंसंट्रेशन तो दोनों ही है, रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब जिस पे रिएक्शन हो रहा था, ये सबस्ट्रेट का काम करेगा ये। तो यहां पर जो रिएक्शन का रेट है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो 2 है। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो मेरा प्यारा बेटा, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, इसीलिए यहां पर इसका नाम दिया गया बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ कुछ तो आपको आइडिया लग रहा होगा। बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कुछ बातें और समझो कि इसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, मतलब ये SN2 जो होने के चांस जिसमें ज्यादा होते हैं, जो प्रेफर करते हैं SN2 किसमें हो, तो SN2 की प्रेफरेंस का चांस किसमें ज्यादा होता है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में। फिर किसमें होता है मेरा प्यारा बच्चा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में। और फिर किसमें होता है मेरा प्यारा बच्चा? टर्सरी एल्काइल हैलाइड में। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये इसको याद रखिएगा। मतलब जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसमें रिएक्टिविटी सबसे तेज होती है, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में होती है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, सबसे अच्छे से सबसे तेज होता है। ये इतनी बात समझ में चलो आपको आ गई। ये तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया मेरा प्यारा बच्चा। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि एक कोई क्वेश्चन दे दूं मैं ऐसे CH3 CH2Br, ठीक है, और एक दूसरा मैं अल्काइल हैलाइड बना दूं, मैं दूसरा अल्काइल हैलाइड कुछ ऐसे बना दूं CH3 CH3Br, और मैं पूछूं कि SN2 रिएक्शन किसमें फास्टर होगी, SN2 रिएक्शन फास्टर किसमें होगी इन दोनों एल्काइल हैलाइड में, तो आप बोलोगे कि ये देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है। ये प्राइमरी क्यों है? ये वाला प्राइमरी क्यों है? क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो एक ही से जुड़ा है, कार्बन से। तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये हैलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो 2 से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो होगा उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेज होगी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होगी। ये चीज बहुत अच्छे से आप दिमाग में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब SN1 रिएक्शन तुम समझ गए प्यारा बेटा, तो चलिए अब हम इसके दूसरे रिएक्शन के टाइप पे आते हैं। SN2 समझ गए तो अब दूसरे टाइप पे आते हैं, दैट इज SN1 रिएक्शन। उसका नाम था बायोमॉलिक्यूलर, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे किस नाम से जाना जाता है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपली इट इज नोन एज बाय यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा जी, ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनि का मतलब आपको पता चल गया कि भैया इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो मेरा प्यारा बच्चा क्या होगा? 1 होगा। रेट केवल एक ही के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसके पहले मैकेनिज्म को समझो तब हम बाकी चीजों पे आएंगे। इसके मैकेनिज्म को समझो, इसके मैकेनिज्म को समझो। ये देखिए 2 स्टेप पे रिएक्शन होते हैं। ये जो SN1 रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। और इसको लेके कभी कंफ्यूज मत हो, यूनिमॉलिक्यूलर है तो यूनि का मतलब 1 स्टेप, ना ना, वहां ऑर्डर 1 और 2 होता है यूनि और बाई से, स्टेप उल्टा है, देखो कंफ्यूज मत होना। बायोमॉलिक्यूलर सिंगल स्टेप है, यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक, एक मैं एग्जांपल लिख के देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पर CH3 CH3 CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने Br, इसके अंदर बना मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल पुट किया, जैसे हमने पुट किया OH-। ठीक, अब ये रिएक्शन माना पूछ रहा है कि भैया रिएक्शन कैसे होगा। तो देखिए इस रिएक्शन में बेसिकली 2 स्टेप फॉलो होते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में मेरा प्यारा बच्चा रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जो होता है मेरा प्यारा बच्चा ये रिमूव होता है, स्लो स्टेप होता है ये, जो कि रेट डिटरमाइनिंग का काम करेगा। सबसे पहले रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप सबसे पहले बाहर जाएगा,
एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस, और जो फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटाइन का वो मेरा प्यारा बच्चा क्या होगा, अकर करेगा। चलिए इसको समझते हैं। पहला स्टेप कह क्या रहा है? पहला स्टेप ये कह रहा है कि सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा कि जो यहाँ पे लीविंग ग्रुप है वो लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा। लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा कैसे भाई? ये Br है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, रेजेंट की प्रेजेंस में, अपने आप नहीं, रेजेंट की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी, और जैसे ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बन क्या जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, देखो बन गया आपके सामने कार्बोकेटाइन जो है वो बन गया। ठीक, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में बचा ही क्या? स्टेप नंबर 2 में आपके सामने क्या देख रहे हो कि यहाँ पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और अब बस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड प्रोडक्ट फॉर्म, और क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई बहुत कठिन चीज तो है नहीं। चलो देखो इसको भी, इस वाले स्टेप को भी देखो कैसे क्या है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जैसे ये CH3 है, CH3 यहाँ पे माना ये CH3 है, ये कार्बोकेटाइन था। अब इस कार्बोकेटाइन पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर ये बना क्या देगा, देखिए ये आपके सामने जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर सीधे क्या आ जाएगा, OH अटैक करेगा, आपके सामने अल्कोहल बन गया। हेलोजन हटके OH जुड़ता है, अल्कोहल बनता है, ये दोनों में होता है। बस अंतर क्या है, उसमें हेलोजन निकला वो जुड़ गया OH, इसमें 2 स्टेप पे हुआ। पहले OH निकला, पहले कार्बोकेटाइन बना, तब अटैक हुआ। बस यही केवल अंतर होता है। यहां पर चूंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये जो अल्काइल हैलाइड कौन SN1 फास्टर देगा, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे मैटर करेगा। इसीलिए यहां पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, यहां पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि किसमें रिएक्शन फास्ट होगी, तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड में SN1 पहले होता है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। आप याद भी रखिएगा कि अगर कभी आपको कंपेयर करना हो कि किसमें SN1 फास्टर हो रहा है, किसमें SN1 फास्टर है, अगर आपको SN1 किसमें फास्टर है ये चेक करना है तो आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। क्या अच्छे से बैठा लीजिए कि आपको देखना होगा, क्या आपको ऑब्जर्व करना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको ये देखना होगा कि जिसमें कार्बोकेटाइन, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये याद रखिएगा, कभी कभी रटने की जगह पर कॉन्सेप्ट याद रखा करो। SN1 रिएक्शन उसमें फास्टर होगा जिसमें कार्बोकेटाइन जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। वहीं पर अगर मैं पीछे जाऊं, SN2 किसमें फास्टर हो रहा था, जिसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। सर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या क्या वर्ड है ये, इसका क्या मतलब है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़ कम हो। भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है, यहाँ पर तो SN1 में तो बाद में अटैक कर रहा है ना, यहाँ तो अटैक करने जा रहा है, तो ये जब न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज है, तो उसको भीड़ नहीं चाहिए क्योंकि इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल करेंगे, तो जितनी भीड़ कम होगी। अब तुम खुद देखो, अब माना मैं ये कहूं कि भाई जैसे यहाँ कार्बन है, अब इसमें लगे हुए हैं हाइड्रोजन छोटे छोटे, मैं कहूँ ये माना कार्बन है उसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी सिंपल वाला ले लिया, इसमें भीड़ कम है कि मैं दूसरा केस कोई ले लूं, यहाँ पर माना ये CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर माना एक अल्काइल कोई और बड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, फिर Br लगा हुआ है। अब तुम देखो यहाँ पे जब R लग जाते हैं, अल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, तब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कठिन हो जाता है। इसीलिए जितनी भीड़ कम होगी वहां पर SN2 फास्टर होगा। इसीलिए ऑर्डर हमने क्या बताया था, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी। प्राइमरी में भीड़ कम होती है इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 फास्टर देते हैं, लेकिन SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होती है, इसीलिए टर्सरी ऑर्डर याद रखना, SN2 प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और SN1 टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। SN1 जो होता है ये कितने स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। किसमें फास्टर होता है, टर्सरी में फास्टर होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर बेस है। 2 स्टेप कौन कौन से थे ये देखिए मैकेनिज्म, कभी मैकेनिज्म लिखने के लिए आए तो आप ऐसे 2 स्टेप में प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो लिख सकते हो। आ भी जाता है कि अब मैकेनिज्म लिख के दिखाइए, इसलिए मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिएगा दोनों। इसका मैकेनिज्म लिखने के लिए आए तो ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म आप ऐसे लिखोगे एग्जाम्पल लेते हुए, उसका मैकेनिज्म आए तो आप ये मैकेनिज्म बना दोगे जो यहां पर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद मन में आएगा सर उसमें इन्वर्जन हो रहा था, इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा वो तो चलिए बाद की बात है, पहले इसके कुछ क्वेश्चन देख लो।
जैसे कोई भी टर्सरी एल्काइल हैलाइड माना मैं ले लूं, जरूरी थोड़ी टर्सरी में, सेकेंडरी में भी हो सकता है। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे माना कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि माना ये ऐसे लिखा है एल्कोहलिक KOH, ठीक है, अब आपसे कहे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये मैटर थोड़ी करता कि तुम SN1 से प्रोडक्ट बना रहे हो कि SN2 से बना रहे हो। प्रोडक्ट तो दोनों में एक ही बनेंगे कि Br हटेगा और Br हट के उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और सीधे अल्कोहल बन जाएगा। सीधे प्रोडक्ट तो यही बनना ही बनना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल जो है वो बन जाएगा, बात खत्म। लेकिन लेकिन प्यारा बेटा कुछ चीजें थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर SN1 है तो SN1 में जो रिएक्टिविटी है टर्सरी एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। और अगर SN2 है तो उसमें जो रिएक्टिविटी है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे तब ऐसा बोलोगे। इनसे इनके अलावा भी ये देखो प्राइमरी एलाइलिक और प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं वो हायर रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं SN1 में इन कंपैरिजन टू अनदर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब देखो, जैसे कि मतलब वो ये कह रहा है कि अगर माना, मैं आसान भाषा में बताऊं, आसान भाषा में बस ऐसे समझो कि अगर गलती से कभी डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे हेलोजन हो, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे हेलोजन हो, या बेंजीन के अगले कार्बन पे हेलोजन हो, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन हो, इसी को बोलते हैं बेंजाइलिक। बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन हो, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया मैंने, ओके एक मिनट रुकिएगा, हाँ थोड़ा सा ध्यान दो। मतलब मैं ये कह रहा था कि अगर डबल बॉन्ड के, जैसे मैंने ऐसे सिचुएशन बनाया, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे अगर हेलोजन लगा हो, या फिर बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है, अब बेंजीन के डबल बॉन्ड देखो ये है, इसका अगला कार्बन ये कार्बन ये, इसका अगला कार्बन ये है, इस पे अगर कोई हेलोजन लगा हो तो ऐसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होती है, SN1 बहुत तेज होगी। मतलब अगर कोई एक नॉर्मल क्वेश्चन देते, कोई कहे कि CH3 CH2 CH2Br, कोई एक ऐसा बना दे, कोई केस ऐसा दे दे और कोई केस एक ऐसा बना दे, कोई कहे कि इन दोनों में पहले और दूसरे में बताओ किसमें SN1 फास्टर होगा, तो SN1 इसमें फास्टर होगा। भैया ऐसा क्यों, इसमें क्यों SN1 फास्टर होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे कोई भी रेडिकल बने, पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल, 11th में पढ़ाया हूं मैं ये, इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट सिस्टम। इससे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कंजुगेट सिस्टम में है, ये कंजुगेट सिस्टम में है, या ये एक स्टेबलाइज सिस्टम में है। इसमें स्टेबलाइजेशन मिल जाता है उसको रिजोनेंस के कारण, रिजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी मिल जाती है कार्बोकेटाइन को। तो SN1 इसमें फास्टर होगा, बेंजाइलिक वाले केस में SN1 फास्टर होगा अगर बेंजीन के जस्ट अगले कार्बन पे हो। यहीं पे अगर माना कोई क्वेश्चन ऐसे हो कि बेंजीन के अगले कार्बन न लगा के उसके अगले कार्बन पे लगा हो, तो यहां पर जो होगा SN1 जो होगा वो फास्टर होगा। ये कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट याद रखो, और बाकी तो आपके बोर्ड के लेवल में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन घुमाता नहीं है। आप बस इतना याद रखो कि SN1 जो होता है वो फास्टर होता है टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, और SN2 जो होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में। ये पहला नियम याद रखना, इसी से आपका काम चल जाएगा आधे से ज्यादा में। दूसरा केस, कभी कभी लिविंग ग्रुप के साइज से काम चल जाएगा कि लिविंग ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा, वो तो जानते ही थे पहले, वो तो चाहे जो भी SN1 SN2 दोनों में लग जाएगा। SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है बस। SN1 में मेन नियम क्या याद रखो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। इनमें देखिए कंजुगेट में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा था ना, डबल बॉन्ड के मल्टीपल बॉन्ड के अगले कार्बन पे जो भी रेडिकल बनता है स्टेबल होता है, तो इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही थी। और SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, भीड़ भाड़ जितनी कम होगी, जितनी भीड़ भाड़ कम होगी उतना ज्यादा SN2 होने के चांस है, लेस स्टेरिक। ये दो नियम याद रखोगे तो हमेशा क्वेश्चन कर ले जाओगे, फंसोगे ही नहीं। अब यहां पर सर उसमें तो इन्वर्जन हो रहा था, यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाइए, तो यहां पर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। एक्चुअली अगर आप इसको समझो, माना ये सबस्ट्रेट है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। इस एग्जांपल में माना ये है वो ग्रुप जिसको हटना है और उसकी जगह पर Y को आना है, ठीक। दो तरीके की प्रोसेस हो सकती है। अगर पहली प्रोसेस को देखो, इसमें सब कुछ वैसा है, जो जहां है वो वहीं पे है, और यहां पर X हटा और उसकी जगह पर क्या आ गया, Y आ गया। जब जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो चेंज ना हो, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं, भूलिएगा नहीं। कोई पूछे क्या होता है रिटेंशन,
तो कहोगे कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो बॉन्ड होते हैं उनमें कोई चेंजेस ना है। आप बुक में पढ़ोगे तो कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रिजर्वेशन, इसको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ बॉन्ड्स। जो स्ट्रक्चर है, जो इनका बॉन्डिंग का अरेंजमेंट है, जो इनका स्पेशियल मतलब स्पेस में जो बॉन्ड का अरेंजमेंट है, उसकी इंटीग्रिटी में कोई चेंज ना है, मतलब उसमें कोई बदलाव ना है। प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशियल बॉन्ड, जो बॉन्ड है इनमें कोई चेंजेस ना आए, तब जब कोई प्रोसेस हो रही हो तब हम कहेंगे रिटेंशन है। मतलब ग्रुप हटा, दूसरा आया भी, लेकिन बॉन्ड में कोई चेंज ना हो तो उसे रिटेंशन कहते हैं। लेकिन जब कोई चीज जुड़ जाए, जैसे यहां पर एक्स हटा और एक्स की जगह पर वाई लग गया, लेकिन देखो बॉन्ड का ओरिएंटेशन बदल गया ना, ये एक्स यहाँ है, यहाँ पर इधर होना चाहिए था, लेकिन देखो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे था, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। मैंने बताया भी था इन्वर्जन, SN2 में इन्वर्जन हो रहा था, इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। और आपके सामने अगर माना कोई एक ऐसा मिक्सचर हो जिसके अंदर रिटेंशन वाला भी प्रोडक्ट हो और इन्वर्जन वाला भी प्रोडक्ट हो, तो हम ऐसे मिक्सचर को भी एक और नाम देते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर की दो डिफिनेशन है, एक और ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आइसोमर में, ऑप्टिकल आइसोमर में, कि 50% डी फॉर्म, 50% एल फॉर्म, 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी, 50% लियो रोटेटरी, इसका मिक्सचर जो कि ओवरऑल पीपीएल को रोटेट नहीं करता है, ओवरऑल उसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 कर देता है, उसको भी रेशमिक मिक्सचर बोलते थे। और तुम एग्जाम में वो भी लिख सकते हो, वो ज्यादा लिखो डिफिनेशन, ये भी सही है, आपको ऐसा नहीं कि इसमें नंबर कट जाएंगे। आप कह सकते हो कि 50% रिटेंशन वाले प्रोडक्ट, 50% इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट, इनका जो मिक्सचर होता है उसको रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। और इसको ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं रेशमाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, रेशमाइजेशन। तुमने ये तो पढ़ा था, ये हम बता क्यों रहे हैं, तुमने ये तो पढ़ा था कि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। बट व्हाट अबाउट SN1? SN1 में क्या होता होगा, SN1 में क्या होता होगा? तो हम कहेंगे कि SN1 में क्या होता है, रेशमाइजेशन होता है। SN1 में क्या होता है, रेशमाइजेशन होता है। रेशमाइजेशन अकर, क्यों रेशमाइजेशन अकर करता है? क्योंकि उसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहे होते हैं। चलो इसको समझते हैं, ऐसा क्यों, वाई। हम यहां पर ये समझने की कोशिश करते हैं भाई आखिर ऐसा क्यों। तो देखो तुमने ये तो पढ़ा था कि SN1 प्रोसेस में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ये तो पढ़ा था ना कि SN1 में क्या फॉर्म होता था, कार्बोकेटायन जो होता था वो फॉर्म होता था, ये तो मालूम ही था, है ना। अब हम जैसे सिचुएशन ऐसे बनाए कि माना कार्बोकेटायन जो है वो फॉर्म हो गया, हमने सिचुएशन कुछ ऐसे बनाया कि कार्बोकेटायन जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो गया, एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड था, Br हटा, जैसे बना एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड था ऐसे बना दिया हमने, इसमें से माना Br हटा, जैसे ये हटा तो यहाँ कार्बोकेटायन बना। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, मैं इसकी एक बात बता दूं, ये जो कार्बोकेटायन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। मतलब जो कार्बोकेटायन बनता है उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, उसकी ज्योमेट्री हो जाती है ट्रायगोनल प्लेनर। तो अब न्यूक्लियोफाइल के पास बराबर बराबर चांस है कि चाहे वो प्लेन के इस साइड से अटैक करे जिधर पहले लिविंग ग्रुप लगा था, चाहे उसके अपोजिट से अटैक करे, दोनों के 50-50% चांस है। अरे इसको ऐसे समझो, जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल हमने आपको दिया, थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे हमने ये कहा, हमने कहा कि माना ये प्लेन है, ठीक, जैसे हमने कहा माना ये प्लेन है, ठीक, एक एग्जांपल के तौर पे। अब इस प्लेन में हमने कहा कि कार्बोकेटायन बना, भाई कार्बोकेटायन बना, जैसे हमने कहा कि माना ये आप लोगों समझ लो कार्बोकेटायन है। अब इसमें एक ग्रुप इधर लगा है, एक ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक ग्रुप इधर लगा हुआ है। अब ये एक प्लेन में है, एक प्लेन में बना है कार्बोकेटायन। तो अब मैंने कहा कि लिविंग ग्रुप पहले इधर लगा था, लिविंग ग्रुप हट गया, चलो हट गया, हटने के बाद जो कार्बोकेटायन बना वो एक प्लेन में आ गया, ये प्लेनर में आ गया। तो जो अब न्यूक्लियोफाइल है, जिधर लगा था वो लिविंग ग्रुप उधर से अटैक करेगा, अगर जिधर लगा था उधर अटैक करेगा तो मतलब एक तरीके से रिटेंशन, और उसके अपोजिट साइड से अगर अटैक करेगा तो इन्वर्जन। तो अभी तो वो प्लेन में है ना, तो 50 पर कोई भीड़ भाड़ तो कोई ऐसा चांस है ही नहीं, यहाँ पर लग ही नहीं रहा उतना ज्यादा। तो यहाँ पर तो सीधा सा नियम ये है कि न्यूक्लियोफाइल के बाद 50% चांस है चाहे इस साइड से अटैक करे, 50% चांस है चाहे इस साइड से अटैक करे। उसके पास दोनों साइड से इक्विवेलेंट चांस है कि चाहे इस साइड से अटैक करे चाहे इस साइड से अटैक करे।
ये भी एक रीजन है कि आपके मन में आए कि SN2 में तो हम भीड़ भाड़ वाला स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, यहाँ क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि यहाँ पे तो जो कार्बोकेटायन है वो तो प्लेन में आ गया, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ का कोई कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है ना। वो चाहे इधर से अटैक करे चाहे इधर से अटैक करे, उसमें कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन SN2 में प्रॉब्लम थी, क्योंकि SN2 में जिधर लगा हुआ था उधर से तो अटैक कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो ग्रुप लगा है उसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसके अपोजिट साइड से वो अटैक करता है। तो SN2 में इन्वर्जन के चांस होते हैं, लेकिन SN1 में दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो आप चाहे यहां लिख भी सकते हो, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड ऑन प्लेन। दैट्स वाई, जिसके कारण मेरा प्यारा बच्चा, दैट्स वाई क्या होता है, रेसमाइजेशन अकर, जिसके कारण रेसमाइजेशन अकर करता है। या फिर कह सकते हो कि दैट्स वाई रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ प्रोडक्ट आर इक्वली फॉर्म, जिससे दोनों प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या बनते हैं, इक्वली फॉर्म होते हैं। अब जब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट इक्वली फॉर्म होंगे तो भाई ये 50-50 प्रोडक्ट मिलेगा, और 50-50 जब मिक्सचर मिलेगा तो उसको हम रेसमिंग मिक्सचर बोलेंगे। मतलब एक तरीके से इन्वर्जन ना होके क्या कर होता है, रेसमाइजेशन कर होता है। तो ये भी बात समझ लो कि SN1 में रेसमाइजेशन और SN2 में इन्वर्जन अकर करता है। इसके बाद अब आगे देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बीच में मेरा प्यारा बच्चा, SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में। थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर हम देख ले रहे हैं कि SN1 रिएक्शन क्या है, इधर हम देख ले रहे हैं SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक, दोनों रिएक्शन के मैकेनिज्म में डिफरेंस देख ले रहे हैं। दोनों का काम यही है कि हैलोजन हटाना, न्यूक्लियोफाइल को ले आना, बस। लेकिन इनका डिफरेंस 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है, मैंने देखा है प्री बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कई बार अनदर एग्जाम में पूछ सकते हैं, वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है। तो इसका जो डिफरेंस है, अगर ये चैप्टर आ रहा है एग्जाम में तो मान के चलो कि वाइवा के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप पढ़ा चुका हूं, SN1 2 स्टेप देखा ही था तुमने। SN2 बाइमोलिकुलर है। बाइमोलिकुलर क्यों है, क्योंकि बताया था, क्योंकि रेट जो था उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता था। इसमें यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। SN2 जो होता है इसमें ट्रांजिशन स्टेज बनता है, और SN1 जो होता है इसमें ट्रांजिशन स्टेज जो होता है वो नहीं बनता है, मतलब उसकी जगह पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। जब कभी भी कार्बोकेटायन बने तो उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है। सर ये बात तो नहीं समझ में आ रही, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट। अभी आगे चल के आप पढ़ोगे कि कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं ये कहूं कि कार्बोकेटायन यहां पे बना, एक एग्जांपल के तौर पे समझो। अब कार्बोकेटायन यहां पे बना ऐसे, ठीक है। अब कार्बोकेटायन जब यहां पे बना तो इस कार्बोकेटायन में अगर मैं देखूं तो ये कार्बोकेटायन जो है वो क्या है, सेकेंडरी है। जो कार्बोकेटायन बना है वो अभी यहां पर क्या है, सेकेंडरी है। अब ये कार्बोकेटायन सेकेंडरी है, तो अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चांस हैं तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का मतलब ये अभी मैं आपको अलग से जब मैकेनिज्म सिखाऊंगा तो वहां पर डिस्कस करूंगा कि चाहे वो कौन सी रिएक्शन है, कौन सा चैप्टर है, इसका फर्क नहीं पड़ता है। आप बस दिमाग में ये याद रखिए कि जब कभी भी कोई कार्बोकेटायन बने और स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चांस हो तो पहले और स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। उस और स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के लिए कभी कभी जो हाइड्रोजन होता है, कभी कभी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, फिर मिथाइल ग्रुप चला जाता, तो ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हो जाएगा तो देखो अंतर क्या आया, अंतर क्या आया, अंतर क्या आया मेरा प्यारा बच्चा, कि जो पहले कार्बोकेटायन यहां बन रहा था जो कि सेकेंडरी था, अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चले गए हैं, तो अब देखो यहां पर कार्बोकेटायन यहां शिफ्ट हो गया। ये कार्बोकेटायन जहां पे है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्सरी है, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो रिएक्शन के दौरान जब कभी भी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चांस होते हैं तो आपका हमेशा शिफ्टिंग होगी। ये हाइड्रोजन जो शिफ्ट हो रहा है इसको कहेंगे क्या, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन जो शिफ्ट हो रहा है अपने इलेक्ट्रॉन लेके, इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। और कभी जरूरत महसूस होती है तो मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता था। जैसे यहां पर अगर मैं कहता माना CH3 होता तो हो सकता CH3 भी शिफ्ट हो जाता, लेकिन CH3 शिफ्ट हो जाता तो कोई मतलब ही नहीं था वहां पे, फिर तो ये हो जाता ना कि ये भी टर्सरी हो जाता। वो अभी समझ में आएगा, अभी जब उन रिएक्शन पे आएंगे मैकेनिज्म में तब मैं उस पर सीखूंगा। बस आप इतना याद रखो कि कभी कभी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए,
कभी कभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें तो देखो कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा, तो अब यहाँ मुद्दे पे आते हैं, इसमें कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, तो नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। इसमें कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो रीअरेंजमेंट होगा। अगली बात देखो, ये जो रिएक्शन होता है SN2 वो फेवर्ड होता है पोलर अप्रोटेइक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटेइक सॉल्वेंट मतलब समझोगे, अभी चिंता मत करो। अप्रोटेइक का मतलब जो जनरली H+ ना दे पाए, जो जनरली आयंस में ना ब्रेक हो। ये जो रिएक्शन होता है वो फेवर्ड होता है पोलर प्रोटेइक सॉल्वेंट, मतलब जो पोलर मीडियम होते हैं उनमें ज्यादा होता है। अगर मैं कोई वाटर के साथ साथ कोई पोलर मीडियम डाल दूं तो उसमें SN1 जल्दी होगा, और इसमें SN1 अगर नॉन पोलर मीडियम डालना पड़ेगा एक तरीके से। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता ही चुका हूं कि SN1 में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो टर्सरी में सबसे ज्यादा होता है SN1। तो देखो ऊपरी वही लिखा है कि मेनली किस में होता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड में। ये मेनली किस में होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में। यहां ये लिखना चाहिए था, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में मेनली होता है। तो अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में मेनली होता है SN2, टर्सरी जो होता है वो उसमें SN1 होता है, तो SN2 में क्या होगा फिर सर? SN2 में दोनों होने के चांस है, SN1 होने के भी, SN2 होने के भी। तो इसलिए वहां पर अदर फैक्टर पे भी हम जाएंगे, जैसे SN1, SN2, मतलब माना कोई सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, अब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में अगर माना पोलर प्रोटेइक सॉल्वेंट डाल दोगे तो SN1 हो जाएगा, नॉन पोलर डाल दोगे तो SN2 हो जाएगा। मतलब वो फिर बाकी फैक्टर पे जाएगा। अब आपको बोर्ड के लेवल में चिंता नहीं है, बोर्ड के लेवल में ऐसा घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, वो जब आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लास दी जाएंगी समझाया जाएगा कि कैसे क्या होता है। बस आप इनका डिफरेंस अब तक तैयार रखो। ये जो मैकेनिज्म होता है वो फेवर्ड होता है जब न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो, SN1 में इस बात का ख्याल रखना होता है कि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो, और SN2 में क्या ध्यान रखना होता है कि न्यूक्लियोफाइल एनायन हो। न्यूक्लियोफाइल दोनों हो सकता था ना, या तो निगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो लेकिन न्यूट्रल। तो इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो SN1 के चांस बढ़ जाते हैं, और अगर निगेटिव चार्ज है तो SN2 के। अब इसका ये मतलब नहीं कि निगेटिव चार्ज या एनायन वाला न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 नहीं हो सकता है। ये सब तब जब हम फंसने वाली कंडीशन में आएंगे। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के केस में टर्सरी है तो सीधा सा SN1 होना है, प्राइमरी है तो सीधा सा SN2 होना है। इसमें जो रिएक्शन होता है रेट, वो रेट डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्या है, ये है यूनिमॉलिक्यूलर, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो इसमें जो रेट होता है वो केवल न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और इसमें जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान देना, मतलब इसमें जो कंसंट्रेशन है SN2 में जो रिएक्शन का रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और उसमें डिपेंड नहीं करेगा। आपने पढ़ा कि इसमें इन्वर्जन होता है SN2 में, इसमें रस्माइजेशन होता है। तो डिफरेंस तो देखिए कई सारे लिख दिए गए यहाँ पे, आप इनमें से 5-6 जो मेन इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो। जैसे SN2 बाइमॉलिक्यूलर, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर। SN2 में इन्वर्जन, उसमें रिटेंशन, सॉरी रस्माइजेशन SN1 में। SN1 जो है, SN2 जो है सिंगल स्टेप, SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। SN2 में नो कार्बोकेटाइन, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। SN2 जो होता है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऑर्डर है, उसमें टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ऑर्डर है। SN2 जो होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और SN1 में नहीं डिपेंड करता है। तो आप ऐसे अगर इसको ब्रेक करोगे तो आप आराम से चीजें याद कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि SN1 SN2 के बीच में डिफरेंस प्रॉपर याद करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी भी जाती है। नेक्स्ट, अब SN1 SN2 का लगभग कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे दिया है। इसके क्वेश्चन कर कर मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखिएगा, जैसे कह रहा है कि इन दोनों में से बताओ किसमें, दो कंपाउंड है, पूछ रहा है किसमें OH माइनस अगर अटैक करने आ रहा है तो SN2 फास्टर होगा। देखो, तो इसमें Br है, इसमें I है, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब तो ऑर्डर नहीं लगा सकते ना, जब ऑर्डर नहीं लगा सकते तो लिविंग ग्रुप आ जाएगा। भाई इसमें CH3Br है, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसमें भी CH3I है, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड अलग अलग होते तो ऑर्डर पे जाते, तो यहां पर अब लिविंग ग्रुप के साइज पे जाएंगे तो इसमें ये जल्दी रिमूव होगा। तो बिग साइज, मतलब आप यहां कर सकते हो कि जो बिगर साइज है तो इसका मतलब ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, ये ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। सो इस वाले में, नीचे वाले केस में SN2 जो होगा वो फास्टर होगा। इसमें देखो, पहले इसको ओपन करके बना तो लो। ये देखो यहाँ पर क्लोरीन है, इसमें 3 CH3 लगे हैं। तो पहले एल्काइल हैलाइड पहचानो कौन सा होता है, पहला स्टेप यही होता है। हेलोजन जिस कार्बन पे है वो 3 से जुड़ा है,
मतलब ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। इस वाले में देखो हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो एक ही कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो किससे नहीं जुड़ा है, मतलब प्राइमरी की कैटेगरी मानो। तो इसमें अगर पूछ रहा है SN2 किसमें फास्टर होगा, तो टर्सरी में तो सबसे देर में होता था ना, तो किसमें होगा, इसमें फास्टर होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस लेस, तो चाहे आप डायरेक्ट ऑर्डर लिख सकते हो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी SN2 का ऑर्डर, चाहे तो आप लेकर लिख सकते हो कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो SN1 SN2 किसमें फास्टर होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। आपको ध्यान क्या देना है, SN2 जो होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल हैलाइड में ऑर्डर होता है, SN1 में ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। और जब दोनों सेम आ जाए, दोनों सेम हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में देखो लीविंग ग्रुप का साइज, लीविंग ग्रुप का साइज बड़ा होगा तो वो जल्दी हटेगा। जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है मैकेनिज्म लिख के दिखाओ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये लिखा क्या है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जब सारे स्ट्रेट लाइन में कार्बन जुड़े हों और इसमें जोड़ क्या दिया, केसीएन, केसीएन जोड़ दिया। अब आपने एक्वस केसीएन डाला तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि एक्वस केसीएन जो है वो ब्रेक हो रहा है किसमें, Cn माइनस में। अब ये Cn माइनस इस कार्बन पे अटैक कर देगा और Br निकल रहा होगा, तो बीच में देखिए SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा ना, तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेज बनेगी। चाहे तो आप ऐसे बना भी सकते हो कि ये कार्बन है, देखिए आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये कार्बन है, इस कार्बन पे तुमने देखा था ना कि 3D में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई बाकी का जो CH2 CH2 CH3 है ये ऐसे आ जाएगा, यहां पर फिर एक H ये है नॉर्मल और एक H इनसाइड द प्लेन है, ठीक। और इसमें माना ये Br निकल रहा है उसी समय, और उसी समय यहाँ पर OH Cn माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है। ट्रांजिशन स्टेज दिखा दो, अगले स्टेज पे कन्फिग्रेशन चेंज कर दो, बस चाहो तो उसका कन्फिग्रेशन क्या है बदल के दिखा दो कि भाई कन्फिग्रेशन जो है, ये कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज हो गया है, इन्वर्जन अकर। आप लिख दो कि इन्वर्जन अकर, और यहाँ पर देखो क्या लग गया, OH जो है वो लग गया, ठीक, ये प्रोडक्ट बन गया। तो SN2 मैकेनिज्म पे फॉलो होगा क्योंकि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो ये बुक का क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हो सॉल्यूशन, तो बहुत कठिन बात थोड़ी है। चाहे तो थोड़ा वो थ्योरी लिख दो कि नो कार्बोकेटाइन फॉर्म सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऐसे करके काम भी चला सकते हो। देखो पूछ रहा है कि किसमें SN2 फास्टर होगा, किसमें SN1। चलो एक एक करके मैं बताता हूँ। तो पहले वाले पे आते हैं, ठीक है। अब पहले वाले में मैं इनके पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। तो चलो स्ट्रक्चर बना, ब्यूटेन है, मैं हाइड्रोजन नहीं मेंशन करूंगा, ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन पहला हो गया। पेंटेन हो गया, अब पेंटेन में 5 कार्बन है, 1 ब्रोमो पेंटेन, तो एक पे Br लगा हुआ है, 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। फिर क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन, फिर यहाँ पर ये क्या है, पेंटेन है, पेंटेन में 2 ब्रोमो पेंटेन है। इसे मान लो तुम, माना ए मान लो, इसे तुम मान लो बी मान लो, इसे तुम मान लो सी मान लो। अब SN2 कंपेयर करना है। देखिए मैंने पहले ही बोला था SN1 SN2 कंपेयर करने के लिए पहले चेक करो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है। तो ये हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो 3 से जुड़ा है, तो ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। ये जिस पे जुड़ा है वो एक ही से जुड़ा है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ये जिससे जुड़ा है, ये 2 से जुड़ा है, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। तो सबसे पहले किसमें होगा, बी में रिएक्टिव, फिर किसमें होगा, सी में, फिर किसमें होगा, ए में। कर लिया अरेंज कि नहीं अरेंज कर लिया, कोई बहुत कठिन थोड़ा था। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल हैलाइड खाली पहचानने का काम है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो, एक पे Br लगा है, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, Br यहां लगा है और मिथाइल ग्रुप यहीं लगा हुआ है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। नेक्स्ट 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो, यहां Br लगा दिया, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा कुछ हो गया। आप इसके बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, आपको यही मिलेगा। ABC नाम दे रहा हूं, ठीक है। नंबरिंग इसी साइड से हो रहा है, 1 2 3 4, यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4। अब IUPAC तो आना चाहिए बेटा, IUPAC नहीं आएगा तो कहाँ क्वेश्चन कर पाओगे, क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे ऑर्गेनिक में। तो IUPAC नहीं आता है तो उसके लेक्चर देखिए आप प्रॉपर हमारे। तो अब इसको देखो, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है क्योंकि जिस कार्बन पे लगा है वो एक ही से जुड़ा है, ये जिस कार्बन पे लगा है वो एक ही जुड़ा है, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ये जिस कार्बन पे लगा है वो 3 तरफ से जुड़ा है, तो ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। ये जो Br जिस कार्बन पे लगा है वो 2 तरफ से जुड़ा है, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। जब
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अलग अलग डिग्री के हैं, तब तो कोई टेंशन ही नहीं ना। SN1 किसमें फास्टर होता है? प्राइमरी में फास्टर होता है, फिर सेकेंडरी में और फिर टर्सरी में। लास्ट क्वेश्चन देख लो, बस हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 1 ब्रोमोब्यूटेन। चलो भैया जी 1 ब्रोमोब्यूटेन, चाहे इधर Br बना दो, चलो 1 ब्रोमोब्यूटेन। फिर क्या है? 1, ये कुछ गड़बड़ है क्या? 1 ब्रोमो, चलो देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं, प्रोपेन है ये। अब कह रहा है 1 ब्रोमो, एक पे Br लगा है, 1 कमा डाईमिथाइल। 1 कमा डाईमिथाइल को बात ही नहीं था, तो थोड़ा गलती दे रहे हैं, क्योंकि 1 पे मिथाइल लगा देंगे तो फिर कैसे हो जाएगा? 1 ब्रोमो बचेगा नहीं, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो मैं इसको केवल 2 पे मिथाइल लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 2,2 डाईमिथाइल लगा दे रहा हूँ, 2,2, ठीक है। तो चलो मैं इसको लगा दे रहा हूँ 2,2 डाईमिथाइल। चल प्रोपेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा इसे, तो इसको बना दे रहा हूँ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट देखो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो। अब तनिक चेक करते हैं, ठीक है, आप ध्यान दो, देखते हैं इसमें क्या है। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि जिस पे लगा है वो एक ही जुड़ा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये जिस पे लगा है वो एक ही से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये जिस पे जुड़ा है वो एक ही जुड़ा है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये जिस पे जुड़ा है वो एक ही जुड़ा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक, ये है थोड़ा क्वेश्चन, क्योंकि सब प्राइमरी है। तो थोड़ा भीड़ भाड़ देखो, यहाँ पे देखो क्या लगे हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन छोटे छोटे। इसमें देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो लगा है, लेकिन ये बल्कियर ग्रुप, ये ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांचिंग होने से रिपल्सन बढ़ने लगेगा। यहाँ पर देखो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो लेकिन ब्रांचिंग यहाँ ज्यादा हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रांचिंग इधर पे ज्यादा हो रही है। तो इस क्वेश्चन में हाँ थोड़ा सा गेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंटिंग लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद टेक्निकली गलत हो गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक, आप वही ऑर्डर लगाओ कि सबसे तेज अगर देखना है तो सबसे तेज इसमें होगा, SN2 सबसे फास्टर इसमें होगा। ठीक, बाकी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग लग रही है मुझे, तो उसको हम एक बार रीचेक करके आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। बाकी आप देखिए बोर्ड के लेवल में उतना कोई कठिन नहीं आता है, बोर्ड के लेवल में बड़ा सिंपल सा टास्क होता है। अब यहाँ पर देखो सबसे कम भीड़ भाड़ यहाँ पे है, तो SN2 उसमें फास्टर होती है, जिसमें भीड़ भाड़ सबसे कम होती है, तो सबसे कम इसमें हो जाएगा। इसमें भीड़ भाड़ बढ़ गई है तो उसको लास्ट में करिएगा, उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। इसमें भीड़ भाड़ देखो ये और ज्यादा दूर है, तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, पहले नंबर पे से मान लो, सेकंड नंबर पे से मान लो, थर्ड नंबर पे से मान लो, चौथे नंबर पे से मान लो, काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि C6H5CH2Cl, ये बेंजीन बना दिया हमने, बेंजीन का डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर, ठीक है, CH2Cl, और एक एक और बना दो C6H5CHCl, और यहाँ पर बेंजीन लगा है। कह रहा है किसमें एक्वस केवेस से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज का मतलब OH का आना, मतलब किसमें, मतलब OH माइनस इजिली सब्सटीट्यूशन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन किसमें फास्टर होगा, ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसमें फास्टर होगा। क्यों इसमें फास्टर होगा? तुम चाहे जिस कॉन्सेप्ट पे बोल दो, अगर देखो हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो एक ही से जुड़ा है, तो मतलब ये प्राइमरी है। हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो इधर कार्बन, तो ये सेकेंडरी है। तो चाहे ये कॉन्सेप्ट लगाओ, नहीं तो दो दो तरफ से बेंजीन का मतलब रेजोनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ एक ही तरफ से बेंजीन है, बेंजाइलिक सिचुएशन यहाँ ये भी है, बेंजाइलिक ये भी है, लेकिन ये दो तरफ से बेंजाइलिक सिचुएशन है, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, मोर रेजोनेंस। तो एक तो सेकेंडरी है एंड मोर रेजोनेंस ऑल्सो इन कंपेरिजन टू फर्स्ट, तो इस वजह से ये सबसे पहले हाइड्रोलाइज हो। ठीक है मेरा प्यारा बेटा, नेक्स्ट देखो। तो लगभग क्वेश्चन अब आपको अंदाजा लग गए होंगे। SN1 SN2 क्या होता है, रस्माइजेशन क्या होता है, SN1 में रस्माइजेशन क्यों होता है, ये सारी बातें लगभग मैंने आपको सिखाई। आप SN1 SN2 के डिफरेंस के साथ साथ क्या चीज याद रखना है, मेनली आपको ये चीज याद रखनी है कि किसमें SN1 फास्टर होता है, किसमें SN2 फास्टर होता है। SN1 प्राइमरी में, SN1 टर्सरी में सबसे पहले, और SN2 प्राइमरी में। लिविंग ग्रुप के साइज पे भी ध्यान दो, लिविंग ग्रुप जितना बड़ा होगा उतना जल्दी सब्स्टिट्यूशन होगा। और SN2 में आप देखो कितनी कम भीड़ भाड़ है, SN1 में देखो कि कार्बोकेटायन कितना ज्यादा स्टेबल है। इस बेसिस पे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। जब मैं प्रैक्टिस की क्लास आपको अलग से लगाऊंगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट इतने क्वेश्चन से भी क्लियर हो गया होगा।
तो आज की क्लास के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों।